चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो आज का स्टार्ट करते हैं एक नया सेशन, एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ। तो आप एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और लग जाइए अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। तो आपके सामने मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे हैं जिसको आपको क्या करना है, नोट करना है। जिसमें हमने विटामिन्स के नाम और उसके रासायनिक नाम हमने यहाँ पर नोट किए हैं, विटामिन्स नेम एंड केमिकल नेम्स, ठीक है। तो इसे जल्दी से आप क्या करिए, नोट कीजिए और ध्यान रखेंगे। इसे कल तक आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ आपको रिवीजन भी करा ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखना चालू कर दिए होंगे। तो देखिए, विटामिन्स ए का रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन्स ए का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होगा थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होगा रिबोफ्लोविन या राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होगा नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होगा पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होगा बायोटिन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होगा फोलिक एसिड। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होगा साइनोकोबालामिन। विटामिन C का रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम होगा टोकोफेरॉल। और विटामिन K का रासायनिक नाम होगा फिलोक्विनोन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर के कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो बस इतना ही है। और इसमें से लगभग हमें लग रहा है कि आपको सारा का सारा याद ही होगा, कुछ नहीं याद होगा। तो आप उसे भी क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो अब हम ऐसा मान रहे हैं कि आपने नोट कर लिए हैं और अब आप इसे याद करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे मिटाते हैं, ओके। अगर आप नहीं नोट किए हो, कर पाए होंगे, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक देंगे, रोकने के बाद नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी है। देखिए, जितनी भी चीज़ें हम डेली इसी तरीके से आपको नोट करवाएंगे और आप डेली टू डेली इसे क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना सीखिए, ठीक है। क्योंकि आपके सपने हैं, तो पूरा भी किसको करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हम आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखिएगा, हाल ही में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? कब मनाया गया? हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? ऑप्शन आपके लिए है 25 मार्च, ऑप्शन बी है 26 मार्च, ऑप्शन सी है
27 मार्च। ऑप्शन डी है 28 मार्च। तो आप अपने दिमाग में पहले इसे सर्च कर लीजिए क्या होगा, फिर सर्च पे रिसर्च तो हम करेंगे ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर करेंगे क्या, आप करेंगे 26 मार्च। तो 26 मार्च को अर्थ आवर 2022 ये दिन मनाया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्या है इसका उद्देश्य? इसका मेन उद्देश्य अगर मैं आपसे बताऊं तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में है ना, यानी संरक्षण मतलब क्या है, बचाना। ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। और इस दिन दुनिया भर के लोगों ने 1 घंटे के लिए, अगर गैर जरूरी मतलब जब ज़रूरी ना हो, तो इस स्थिति में वो पूरी तरीके से 1 घंटे के लिए लाइट को क्या करे थे, ऑफ किए थे, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से 1 घंटे के लिए अपनी लाइट को बंद करके ये दिन मनाया गया। लेकिन ये 26 मार्च को मनाया गया। ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और सामने आता है कि ये जो दिन होता है ना, स्पेशली 26 मार्च ही हर साल नहीं रहेगा। इसका मेन रीज़न है कि ये हर वर्ष के मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो इस समय हमारा जो अभी मार्च का महीना चल रहा है, इसमें 26 मार्च को इस महीने का लास्ट शनिवार था, इसलिए इसी दिन ये दिवस को क्या किया गया है, मनाया गया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर आप समझेंगे, इसका जो थीम क्या होता है, इस दिवस को मनाने का मेन थीम क्या है, तो लिख लीजिएगा, शेप आवर फ्यूचर। शेप आवर फ्यूचर, ये इसका क्या है, थीम है। क्लियर है ना? इस दिवस को मनाने का जो थीम है क्या है, शेप आवर फ्यूचर। इतनी बातें आप नोट कर लिए होंगे। अब हम आपसे कुछ पहले के दिवस के बारे में चर्चा करेंगे, जो 1 मार्च से लेकर के और हम कहाँ तक स्टडी करेंगे, 26 मार्च तक की। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको मैंने कल की वीडियो में अच्छी तरीके से आपको एक एक करके लिखवाया था। अगर आपने लिखा है तो दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग नहीं लिखे हैं वो इस डेट को देख करके क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अगर या फिर आप वीडियो को रोक करके पहले मन में देख लीजिए आपको क्या क्या याद है, और अगर नहीं याद है तो फिर से याद करेंगे, ठीक है। अगर मैंने कल की बात करूं तो मैंने बताया था, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, 1 मार्च को हमने एक दिवस मनाया, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 1 मार्च को मनाया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और 1 मार्च को ही हमने बताया जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी शून्य भेदभाव दिवस। तो 1 मार्च को 2 दिवस हमने मना लिया। पहला विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, दूसरा दिवस क्या था, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को हमने मनाया है विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को हमने मनाया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 7 मार्च को हमने मनाया जन औषधि दिवस। और 7 मार्च को एक और दिवस मनाए थे, आप इसे मेंशन करेंगे। 7 मार्च को एक और दिवस विश्व यानी वर्ल्ड टेनिस डे, विश्व टेनिस दिवस। इसके अलावा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके अलावा 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। इसके अलावा 10 मार्च को हमने मनाया विश्व किडनी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस। इसके अलावा अगर हम 14 मार्च, तो 14 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता जागरूकता दिवस या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसके अलावा 16 मार्च को हमने बताया था राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को मनाया गया आयुध निर्माण दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। इसके अलावा सीधे पहुंचते हैं हम 20 मार्च पे, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, विश्व प्रसन्नता दिवस, ये मनाया गया 20 मार्च को। इसके अलावा 21 मार्च को हमने मनाया विश्व गौरैया दिवस और
सॉरी 20 मार्च को ही मनाया विश्व गौरैया दिवस, और 20 मार्च को ही मनाया विश्व प्रसन्नता दिवस। 21 मार्च को हमने बनाया था 21 मार्च का था वर्ल्ड या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। और 21 मार्च को एक और दिवस हमने मनाया था विश्व कविता दिवस। ठीक है, तो 21 मार्च तक। अच्छा, इसमें एक और 22 मार्च को हमने मनाया था वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। इसके अलावा 22 मार्च को ही मैंने बताया था आपको कि बिहार की स्थापना की गई थी, तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार स्थापना दिवस या बिहार दिवस। ठीक है, 23 मार्च को अगर हम बात करेंगे तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और 24 मार्च को हमने बताया था कल ही विश्व टीबी दिवस। ठीक है, या विश्व क्षय रोग दिवस। फिर 26 मार्च को आप देख लीजिएगा अर्थ आवर 2022। ठीक है, अब या इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। अगर जिनको याद नहीं, जो लोग नहीं लिखे हैं वो सुन करके रोक करके और इसे क्या करेंगे, लिखेंगे। मेरी बात आप बहुत ध्यान से समझिए, जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कोई सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। यही है आपका एक जो है ना, कोरे कागज़ पर लिख लीजिए। तो आपको क्या करना होगा, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, है ना, चाहे आप कैसे भी करिए, आपकी मजबूरी है कि पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करेंगे। लिखिएगा, हाल ही में जारी यूएन रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जारी यूएन रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जारी यूएन रिपोर्ट के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है। ध्वनि प्रदूषण के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है। यहाँ लिखने से एक आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप इसे धीरे धीरे लिख भी पा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, फास्ट ये नहीं हो रही। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी यूएन रिपोर्ट के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ढाका, ऑप्शन दूसरा है मुरादाबाद, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद, चलिए ऑप्शन डी मार लीजिए, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इन तीन में से आपको ऑप्शन देना है, ढाका, मुरादाबाद, इस्लामाबाद, नॉन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यूएन रिपोर्ट के अनुसार ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर करेंगे और वो आंसर क्या होगा, ढाका। तो ढाका से आपको पता है कि ये जो ढाका है ये है बांग्लादेश की राजधानी। ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी। ठीक है, और यह पूरे विश्व में बात करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर है। अगर हम सेकंड बात करेंगे तो हमारे भारत का मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद जो भारत का शहर है यह ध्वनि प्रदूषण के मामले में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद अगर हम इस्लामाबाद की बात करेंगे, इस्लामाबाद आप जानते हैं कहाँ है, तो ये ध्वनि प्रदूषण के मामले में तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पे। इस्लामाबाद पाकिस्तान, मुरादाबाद इंडिया और ढाका बांग्लादेश। तो ध्वनि प्रदूषण के मामले में सबसे शीर्ष जो शहर है वो कौन सा है, ढाका। इसके बाद अगर हम यहीं पर बात करेंगे, अच्छा इस रिपोर्ट को जारी कौन किया है, यूनाइटेड नेशन तो हमने कह दिया, और यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत तो बहुत सारी संस्थाएं होती है। तो जाहिर सी बात है अगर यह पॉल्यूशन से रिलेटेड है तो यहाँ पर
इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई संस्था इस रिपोर्ट को जारी की होगी, मतलब पर्यावरण से संबंधित ही कोई संस्था इस रिपोर्ट को जारी की होगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे UNEP, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है UNEP, मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया और जिसमें बताया गया कि जो ढाका है यह ध्वनि प्रदूषण के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर है। और ध्वनि प्रदूषण के मामले में सेकंड स्थान पर कौन है? मुरादाबाद, जो भारत का शहर है, और इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का। अब यहीं पर अगर हम ध्वनि प्रदूषण, यानी ये क्या है? साउंड पोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, ठीक है, यानी कि वायु प्रदूषण, किसकी बात कर रहे हैं हम? एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण की। तो इसके सामने आप लिखेंगे शीर्ष पर है कौन सा देश, ठीक है। यहाँ पर हम कंट्री की बात करेंगे तो एयर पोल्यूशन के मामले में सबसे शीर्ष यानी सबसे टॉप पर है बांग्लादेश, ठीक है। मतलब यहाँ पर एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है, दूसरा स्थान पर नहीं, सीधे हम लौट जाते हैं अपने देश पे। तो हमारे भारत का जो स्थान है वो क्या है वायु प्रदूषण के मामले में? तो इंडिया का स्थान है 5th रैंक, भारत इसमें 5वें स्थान पर है, ठीक है। ये बात याद रहेंगे आपके। अब चलिए, अच्छा यहीं पर अगर वायु प्रदूषण के लिए हम अगर राजधानी के हिसाब से बात कर लें, मतलब देखिए यहाँ पर किस तरीके से सवालों को समझना है। ये जो एयर पोल्यूशन हमने बताया, इसमें देश के हिसाब से कौन सा देश में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है? तो बांग्लादेश। और हमारे देश का नंबर क्या है? तो 5वें स्थान पर है। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि दुनिया में एयर पोल्यूशन के मामले में सबसे शीर्ष पर कौन सा देश की राजधानी है, तो वहाँ पर सबसे पहले ही हमारा देश का नाम आएगा, भारत, है ना। यानी अगर राजधानी की बात करेंगे, एयर पोल्यूशन के मामले में राजधानी की बात करेंगे तो इसमें टॉप पर है दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, यानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। इसके अलावा सेकंड अगर बात करेंगे तो सेकंड एयर पोल्यूशन के मामले में बस इसी का राजधानी है ढाका। तो टॉप पर है राजधानी दिल्ली और सेकंड पर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो इस सवाल से आप क्या करेंगे? इतनी बातें याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करेंगे, निम्न में से कौन भारत भाग्य विधाता, निम्न में से कौन भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजक स्थल है?
ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है गुरुग्राम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर करेंगे। आप चयन कर लिए कौन सा होगा। देखिए रुष्ट हो गए, पढ़ाई मत कीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए क्योंकि हम आपके सामने हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत भाग्य विधाता उत्सव का क्या किया गया है, मतलब यहीं पर शुभारंभ किया गया। ध्यान रखेंगे ये 10 दिवसीय महोत्सव है जो दिल्ली के लाल किले में किया गया है। ठीक है, और मतलब दिल्ली के लाल किले में क्या हुआ है, शुरू हुआ है, और इसका नाम क्या दिया गया है, भारत भाग्य विधाता उत्सव। ठीक है, आपको पता है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, बताइए इनका नाम, केंद्रीय महिला और बाल विकास, ये विकास नाम जुड़ गया, विकास किसका, बाल का है ना, बालकों का। तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं कौन, स्मृति ईरानी, और इन्हीं के द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा भारत भाग्य विधाता उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, इसके बाद अगली क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया, मिटाया जाए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। ठीक है, लिखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके लिए ऑप्शन लिखता हूँ। जैसे अगर हम बात करेंगे तो एक होता है हमारे, अगर केंद्र में बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में भी लोकसभा स्पीकर बैठते हैं, उसी तरीके से विधानसभा में भी विधानसभा स्पीकर, या फिर हम बोल सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष, या फिर हम बोल सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर है कि अभी आपको पता है कि कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो उसी में यहाँ पर एक सवाल है, उत्तराखंड में भी चुनाव हुआ था, तो इसमें जो विधानसभा का गठन हुआ, तो इस विधानसभा में पहली महिला स्पीकर कौन बनी, मतलब इसके पहले कोई महिला स्पीकर नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट लिखेंगे धृति बनर्जी, नाम लिखना जरूरी है, नीचे की तरफ आपको लिखना है। ठीक है, धृति बनर्जी के बाद दूसरा ऑप्शन लिखेंगे रितु खंडूरी, ऑप्शन सी अलका मित्तल, और ऑप्शन डी कला रामचंद्रन।
कला रामचंद्रन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है या पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो आंसर करेंगे रितु खंडूरी। ठीक है, तो उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो कोटद्वार क्षेत्र से ये विधानसभा के जो विधानसभा से ये विधायक हैं और इनको चुना गया है उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। क्लियर है। इसके बाद अगर हम ऊपर देखिए तो यहाँ पर है धृति बनर्जी का नाम, है ना। तो आपको पता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसके सामने, आप भी लिखिएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहली महिला, लिखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक, मतलब पहली महिला निदेशक। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर है अलका मित्तल। ठीक है, अलका मित्तल के सामने लिखेंगे ONGC। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है कौन, तो अलका मित्तल, ONGC। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। इसके अलावा हम कला रामचंद्रन की बात करेंगे। तो कला रामचंद्रन, इनके बारे में नोट करेंगे आप। गुरुग्राम की पहली महिला, गुरुग्राम जो हरियाणा में है, गुरुग्राम की पहली महिला गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है, कला रामचंद्रन। अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। धृति बनर्जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम महिला निदेशक बनी है। ठीक है, तो इतनी बातें आप यहाँ याद रखेंगे। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल करते हुए चलता हूँ और आप इसके जवाब बताएंगे। ठीक है, अगर हम लोकसभा की बात करेंगे केंद्र में, तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी है, या फिर आप बोल सकते हैं लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, है ना। मतलब इस समय कोई और है, लेकिन जब प्रथम महिला की हम बात कर रहे हैं तो वो आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है, एक बार और सुनिएगा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लिखिए हाल ही में चर्चा में रही ईगा स्वीटेक, हाल ही में चर्चा में रही ईगा स्वीटेक का संबंध किस खेल से है। हाल ही में चर्चा में रही ईगा स्वीटेक का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी क्रिकेट।
ये 4 ऑप्शन है, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट। अब इसमें से बताना है कि किस खेल से संबंध रखती हैं कौन, ईगा स्वीटेक। ठीक है, हो गया, आंसर कर लिए। कौन, ये टेनिस प्लेयर हैं। ईगा स्वीटेक क्या हैं, ये एक टेनिस प्लेयर हैं और इनकी उम्र मात्र 20 वर्ष है। ये मात्र 20 ईयर की हैं। कौन, ईगा स्वीटेक, जो पोलैंड की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं ये, पोलैंड की। ईगा स्वीटेक कहाँ की रहने वाली हैं, पोलैंड की। लेकिन ये चर्चा में क्यों थी, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, तो अगर हम इनके बारे में बताऊं तो ध्यान रखेंगे, मार्च 2022 यानी कि 2022 में अगर इनको बात करें तो टेनिस के इतिहास में, मार्च 2022 में टेनिस के इतिहास में ईगा स्वीटेक जो है टेनिस में पहला रैंक प्राप्त करने वाली पहली पोलैंड की प्लेयर हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि टेनिस में नंबर 1 प्लेयर की बात करेंगे तो वो कौन बनी है, ईगा स्वीटेक, जो एकमात्र यानी पहली पोलैंड की प्लेयर हैं। और यहीं पर अगर हम दूसरी बात करेंगे तो पूरी दुनिया में ये नंबर 1 प्लेयर बनने वाली 28वीं नंबर की ये प्लेयर हैं। कौन, ईगा स्वीटेक। ठीक है, तो दुनिया में 28वीं मतलब 28, दुनिया में 28वीं रैंक पाने वाली यह महिला प्लेयर हैं और अपने देश यानी पोलैंड के लिए टेनिस में नंबर 1 आने वाली यह पहली महिला प्लेयर हैं। ठीक है, तो अपने देश के लिए पहली है और पूरी दुनिया के लिए 28 यानी कि 28वीं रैंक पर है। इस बात को आपको याद रखना है, कई बार मैंने आपको रिपीट करके बताया है। ये क्वेश्चन हो गया क्या, ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक याद रखेंगे, सबसे टॉप प्लेयर महिला में। अब यहाँ पर एक नाम जिक्र मैं करूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये नाम है किसका, एशले बार्टी का। ये नाम आपको नहीं भूलना है। ठीक है, एशले बार्टी। अगर हम एशले बार्टी की बात करेंगे तो ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। ठीक है, एशले बार्टी कहाँ की रहने वाली हैं, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। और ये स्पेशल इनका नाम इसलिए याद रखेंगे कि ये मात्र 25 ईयर यानी 25 वर्ष की हैं और इन्होंने अपने गेम्स से, अपने खेल से संन्यास ले चुकी हैं। समझ में आ रहा है ना, तो मतलब कि एशले बार्टी अब अपने गेम्स से क्या कर दी हैं, संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी हैं। एशले बार्टी जो कहाँ की रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, एक नाम आता है, यहाँ तक नोट हो गया, एक नाम आता है किसका, डेविस कप का। तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखेंगे डेविस कप का संबंध है टेनिस से। और इस बार का जो डेविस कप है इसे किसने जीता है, तो इसको जीता है रसिया ने, रूस के द्वारा डेविस कप को जीता गया है। ठीक है, और डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस खेल से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूं, इसे मिटाते हैं, तब तक आप उधर करेंगे। अगर हम टोटल ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे, टोटल ओपन की बात करेंगे, यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो कुल 4 ओपन खेले जाते हैं। ओपन का मतलब टेनिस गेम से संबंधित है। ठीक है, टोटल कितने गेम्स खेले जाते हैं, 4। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ग्रैंड स्लैम कितने, 4 होते हैं या ओपन। तो प्रथम ओपन जो होगा वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद होता है विंबलडन ओपन, इसके बाद चौथा होता है यूएस ओपन।
और दूसरी बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये इसी क्रम में होता है, जनवरी फरवरी के आसपास में जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। इधर वाला क्लियर हो गया। बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि इतने आराम से और लिख करके लिखना ज़रूरी है, ऐसे पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो किस पे खेलते हैं, पिच पे। अगर फुटबॉल खेलते हैं तो ग्राउंड पे। तो उसी तरीके से अगर हम टेनिस गेम्स खेलते हैं उसको बोला जाता है कोर्ट, ठीक है। इसके बाद फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। इसके बाद विंबलडन ओपन जो खेला जाता है ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। इसके बाद यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे। समझ में आ रहा है ना। तो ये बातें आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे। याद करने का तरीका है, क्योंकि इसके होने का भी क्रम यही है। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, हार्ड, और उसका अंदर सॉफ्ट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो ऊपर नीचे क्या हो गया, हार्ड, और फिर उसके बाद क्ले मतलब मिट्टी और ग्रास मतलब घास। तो यहाँ पर क्ले और ग्रास, तो इस तरीके से हार्ड क्ले ग्रास हार्ड, या हार्ड हार्ड क्ले ग्रास। क्लियर है। तो ये 4 ओपन हमेशा होते हैं, लेकिन इसमें हम यहाँ तक तो बता दिए ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या हुआ है, हो चुका है। तो इसमें देखिए मेंस सिंगल्स का खिताब और वुमेन्स सिंगल्स का खिताब, मतलब महिला और पुरुष दोनों में होता है, महिला और पुरुष दोनों में होता है। तो जो पुरुष जीते हैं वो कौन जीते हैं, राफेल नडाल। और ये किसकी बात हो रही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है इसमें मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीते हैं, राफेल नडाल, और वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीती हैं, तो एशले बार्टी। बताइए, सारी बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है कि आपको याद रखना है कि ये जीतने के बावजूद इन्होंने क्या कर दिया, अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर हैं और एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ये जरूर पूछा जाता है कि ये किस देश के हैं, तो राफेल नडाल किस देश के हैं, स्पेन के, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन से आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए और भी कुछ हम बातें यहाँ पर कर लेते हैं। नोट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखिए हाल ही में किस राज्य में देश की पहली, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। हाल ही में देश में, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। चलिए यहाँ पर मैं राज्यों का नाम ऑप्शन में लिखता हूँ। पहला गुजरात, दूसरा
महाराष्ट्र, तीसरा केरल, चौथा हरियाणा। तो ये 4 राज्य हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस राज्य में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। डायरेक्ट आंसर करेंगे क्या? गुजरात। समझ में आ रहा है ना? तो गुजरात की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 1 किलोमीटर की रेंज में 6 लेन की 1 किलोमीटर के रेंज में स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इतनी कॉस्टली क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी? तो आपको पता है कि हमारे देश में तमाम स्टील प्लांट हैं और उन स्टील प्लांट से जो कचरे निकलते हैं तो उन कचरों से मतलब यूज करने के लिए, उन कचरों को यूज करने के लिए इसी में डायरेक्ट क्या कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष लगभग कई मिलियन टन कचरे जो है एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। तो उन कचरों को खपत करने के लिए ऐसा काम किया गया है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, भारत में पहली बार स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है? तो आपका आंसर होगा गुजरात राज्य में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अगली बात करेंगे, अच्छा सेल के बारे में बात कर लेते हैं। सेल क्या है? एक ऐसी संस्था है, कैसी? ये स्टील प्लांट है, ठीक है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म नोट करेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना की गई थी 1954 ईस्वी में। 1954 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। एक और नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। लिखिए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापत्तनम। और किया जाए क्वेश्चन? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, हाल ही में स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली, हाल ही में स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? हाल ही में स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली क्या है? स्विस ओपन, ऐसे पढ़े 2-3 बार ना, स्विस ओपन। तो हाल ही में स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? ठीक है, ऑप्शन है साइना नेहवाल, ऑप्शन बी है, चलिए लिखे साइना नेहवाल, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है ज्वाला भुट्टा, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पर,
डायरेक्ट आंसर करेंगे क्या, पीवी सिंधु। ठीक है, तो स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बन गई है, पीवी सिंधु। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और पहली बार कौन बनी थी, तो साइना नेहवाल ने ये खिताब जीता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे साइना नेहवाल के द्वारा 2011 में, साइना नेहवाल के द्वारा 2011 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीता गया था। ठीक है, और इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो इस समय जो है कौन जीती है, पीवी सिंधु। अच्छा, पीवी सिंधु से लेकर के एक और हम बात बताते हैं। एक किताब इनके ऊपर लिखी गई थी। ठीक है, उस किताब का आप नाम नोट करेंगे, शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। हाँ सही है, शटलिंग टू द टॉप, शटलिंग टू द टॉप, स्टोरी ऑफ पीवी ठीक है, ये किताब है शटलिंग टू द टॉप, शटलिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ये एक किताब का नाम है और इस किताब को लेखक लिखे हैं वी कृष्णा स्वामी। किसने लिखा है, वी कृष्णा स्वामी। चलिए, बताने के लिए तो अभी बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें फैक्ट हम बताते, लेकिन आज इतना ही क्लास रखते हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। तो ये याद रखेंगे सर, ये जो पीवी सिंधु के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, स्विस ओपन का खिताब पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया, जो दूसरी भारतीय महिला हैं, और प्रथम किताब साइना नेहवाल के द्वारा जीता गया था, जो 2011 में जीता गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ फैक्ट हम बोल दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी में। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, ये कहाँ पर खोला जाएगा, लखनऊ में। और ध्यान रखेंगे उड़ीसा ओपन बैडमिंटन 2022 महिला का खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। क्या है, उड़ीसा ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब, वुमेन्स का खिताब किसने जीता है, उन्नति हुड्डा। इसके अलावा उबेर कप का नाम आता है, ये किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से। और देखिए ये जो स्विस ओपन है ना, ये कौन सा गेम है, ये बैडमिंटन ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, तो उबेर कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। थॉमस कप एक आता है, थॉमस कप, ये किससे संबंधित है, तो ये भी बैडमिंटन से। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि अभी कौन जीता है उबेर कप, तो उबेर कप जीतने वाला जो देश है वो है चाइना। थॉमस कप जीतने वाला देश है इंडोनेशिया। थॉमस कप को किसने जीता, इंडोनेशिया ने, और उबेर कप को किसने जीता, चाइना ने। इसके अलावा और मैं आपसे बात बताऊं, एक और पॉइंट नोट करेंगे, नंदू नाटेकर। अगर हम नंदू नाटेकर की बात करेंगे तो ये महान भारतीय बैडमिंटन है ना, जो 1956 ईस्वी में, ये महान भारतीय बैडमिंटन हैं प्लेयर, जो 1956 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का खिताब जीते थे। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रथम भारतीय जो गेम्स जीते थे वो कौन जीते थे, नंदू नाटेकर, और टाइम क्या था 1956, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसी के साथ हम अब आपसे विदा लेते हैं, ठीक है।
और अच्छा, एक और बात ध्यान से समझेंगे कि जो बैडमिंटन होता है, इस बैडमिंटन को होस्ट कराने वाले जो संस्था है उसका नाम है क्या, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। और इसमें अगर बात करेंगे तो इसका स्थापना किया गया था 1934 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में, ठीक है। ओके, तो अब हम विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं कल मिलते हैं। और आप क्या रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।